हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th की बायोलॉजी का मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लास्ट वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया था एंड आई होप एंड आई प्रे कि आप लोग साथ साथ अपनी रिविजन भी कंटिन्यू रख रहे हैं। आज की वीडियो में वी विल बी डीलिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई ये बहुत ही अवेटेड टॉपिक होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बच्चों को स्कूल में समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं कि यहाँ से जाने के बाद अब आप ये टॉपिक तो नहीं भूलने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ये देखा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फटाफट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। Reproduction that involves the production of an offspring by fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Sexual reproduction एक ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें जो मेल गैमीट है, मतलब एक पेरेंट, हम गैमीट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, एक पेरेंट और जो फीमेल गैमीट है मींस द मदर, इनका जब फ्यूजन होता है देन एन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो मतलब मोटा मोटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। Why the sexual mode of reproduction और what is the significance of sexual mode of reproduction? जब हम लोग अच्छा खासा asexual reproduction करवा सकते हैं सिर्फ एक पेरेंट के यूज से, जिसमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, टाइम भी कम यूज होता है, एनर्जी भी कम यूज होती है, देन व्हाई एवरीवेयर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेफर्ड। ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एंड एक बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठाकर दे दिया गया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके दो पॉइंट्स हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। Sexual mode of reproduction is considered better than asexual mode of reproduction. This is because, तो जाहिर सी बात है इस आंसर में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या डिसएडवांटेजेस हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने उन डिसएडवांटेजेस को कैसे ओवरकम किया वो बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In asexual reproduction, the only single parent gives rise to another offspring which is exactly similar to the parents as it passes its genetic material to the offspring. So there are no chances of inducing variations in progeny and their environmental adaptability remains low. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पेरेंट है, वही रिप्रोड्यूस करता है टू मेक द ऑफस्प्रिंग, लेकिन अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगी। जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट का था वही एग्जैक्ट कॉपी उस प्रोजेनी में भी आ जाती है, इसीलिए कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्यू टू लैक ऑफ वेरिएशन एसेक्सुअल जो भी ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली, देयर एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी रिमेन्स वेरी लो। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दोनों के जेनेटिक मटेरियल प्रोजेनी में प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन एक जो कॉपिंग ऑफ डीएनए मटेरियल है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और बायोकेमिकल प्रोसेस कभी भी रिलायबल नहीं होते हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ वेरिएशन हमेशा ऑफस्प्रिंग में आता है। और उस वेरिएशन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं देयर एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी इज वेरी हाई। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो लैक ऑफ वेरिएशन होती है और एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी इज वेरी लो। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इंड्यूस होती है एंड एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी इज हाई। तो इन्हीं दो पॉइंट्स की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड बेटर देन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिस टॉपिक का आप सभी लोग वेट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा उस टॉपिक के लिए, बिकॉज बिफोर दैट आपके एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दिया हुआ है। इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यू नेवर नो, बोर्ड का जो पैटर्न है वो एवरी ईयर चेंज हो रहा है।
दिस ईयर अगर आप अपने बोर्ड जो आपके सैंपल पेपर्स रिलीज हुए हैं वो उठाकर देखेंगे तो हर पेपर में इस टॉपिक से 3 मार्कर क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यू टू विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस साल बेटा फ्लावरिंग प्लांट से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो इस टॉपिक को भी ध्यान से समझना है। देखो, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जो एक प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स भी बियर करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर के, आप ये डायग्राम देखो, एक फ्लावर के अगर हम मोटे मोटे पार्ट्स देखें तो 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। कार्पल्स को हम पिस्टल भी बोलते हैं। अब इन चारों में से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो होते हैं बस ये स्टेमन और ये पिस्टल। ठीक है, अब हम फटाफट से इन चारों पार्ट्स की फंक्शनिंग देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टेमन एंड पिस्टल। जो स्टेमन होता है वो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावरिंग प्लांट्स में, और ये स्टेमन प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। अंडरलाइन कर लो, ये स्टेमन प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स और फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमीट्स होते हैं पोलन ग्रेन्स। वहीं अगर हम पिस्टल की बात करें, पिस्टल को कार्पल भी बोला जाता है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, पिस्टल और कार्पल सेम ही है। पिस्टल है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टल प्रोड्यूस करता है ओव्यूल्स ओवरी में जाके, और ओव्यूल्स हैं फ्लावरिंग प्लांट के फीमेल गैमीट। तो ये क्वेश्चन 1 मार्कर में तो बहुत बार आ चुका है कि नेम द मेल गैमीट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पोलन ग्रेन्स, एंड नेम द फीमेल गैमीट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज द ओव्यूल्स। अगर हम एक्सेसरी पार्ट्स देखें फ्लावर्स के तो 2 होते हैं, सेपल्स और पेटल्स। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि स्टेट द फंक्शन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, 2 मार्कर में। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू आंसर दिस, क्योंकि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन आया था। बट सिंस वी आर स्टडिंग फ्रॉम नॉलेज दुनिया, तो हम हर वो क्वेश्चन कवर करेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने की। सबसे पहले देख लेते हैं सेपल्स। Sepals protect the flower when they are in the bud stage and supports the petals when the flowers blossom. जो sepals होते हैं इनका they are basically protective in function. जब flowers अपने bud stage में होता है, मतलब in its growing stage, तो वो bud को protect करते हैं, और जैसे ही flowers blossom कर जाता है, खिल जाता है, तो sepals जो है वो support करते हैं petals को। और वहीं पेटल्स का क्या काम होता है, पेटल्स बेटा बहुत ही रंग बिरंगा एक ऑर्गन है, कलरफुल ऑर्गन है। ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन एंड प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पॉलिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि फ्लावर से हनी कलेक्ट करना एंड ये सब कुछ इंसेक्ट्स का ही काम होता है। तो जो पेटल्स हैं वो कलरफुल होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, साथ ही वो प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि स्टेमन्स को और पिस्टल। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टल प्रेजेंट होगा, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्रेजेंट होगा, आइदर स्टेमन और पिस्टल। इसके एग्जांपल्स हैं बेटा पपाया एंड वाटरमेलन। वहीं अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें दोनों स्टेमन भी प्रेजेंट होता है और पिस्टल भी प्रेजेंट होता है, उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल है बेटा आपका हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ठीक है, तो ये 1 मार्कर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफाइन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विद एन एग्जाम्पल और डिफाइन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विद एन एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज योर कार्पल, उसको जरा हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये देखो बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर कार्पल या फिर पिस्टल। इस पिस्टल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज योर ओवरी, योर स्टाइल एंड द स्टिग्मा। ये जो ओवरी है, जो आपको सोलन पार्ट दिख रहा है नीचे, दैट इज योर ओवरी। इसी ओवरी में आपका ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपका एग सेल प्रेजेंट होता है, दैट इज द फीमेल गैमीट। तो फ्लावर्स का फीमेल गैमीट ओवरी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका स्टाइल की तरफ। ये जो आपको बीच का मिडल एलोंगेटेड पार्ट दिख रहा है, ये है आपका स्टाइल। एंड फाइनली वी हैव द स्टिग्मा। स्टिग्मा आपका टर्मिनल स्टिकी पार्ट होता है।
स्टिग्मा का एक सिग्निफिकेंस होता है फ्लावर्स में, देख लेते हैं कैसे। मैंने आपको बताया कि जो फ्लावर्स का में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है मेल गैमीट पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमीट ओव्यूल एग सेल के बीच में। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी डिफाइंड एज फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन्स विद द ओव्यूल्स टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, लेकिन बेटा इन पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल का फ्यूजन कराने के लिए हमें पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना होता है ओव्यूल्स तक, करेक्ट, ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस ट्रांसफर के प्रोसेस में स्टिग्मा का काम आता है। जो स्टिग्मा है मैंने आपको बताया वो स्टिकी होती है। जब पोलन ग्रेन्स उड़ के या बाय वाटर या बाय व्हाटएवर मींस स्टिग्मा तक द ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं तो ये स्टिक हो जाते हैं स्टिग्मा पे। किस पे स्टिक हो जाते हैं? स्टिग्मा पे, विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं कार्पल के, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओके, हमने ये तो समझ लिया कि पोलन ग्रेन्स को हमें फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर कराना पड़ता है, लेकिन ये ट्रांसफर का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रांसफर के प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। टेक इट इन राइटिंग, 3 मार्क का क्वेश्चन पॉलिनेशन के ऊपर एवरी ईयर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो इसको ध्यान से समझना। पॉलिनेशन, transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower is called pollen grains। अब ये anther क्या होता है? anther stamen का वो पार्ट होता है जो pollen grains प्रोड्यूस करता है, और जब हम anther से pollen grains को ट्रांसफर करवाते हैं स्टिग्मा तक, स्टिग्मा ऑफ कोर्स कार्पेल का एक पार्ट है, पिस्टल का एक पार्ट है, इस ट्रांसफर के प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले वी विल बी स्टडी सेल्फ पॉलिनेशन। If the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower, it is called self-pollination। जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर पे, मतलब एंथर भी सेम फ्लावर पे है और स्टिग्मा भी सेम फ्लावर पे है, इस प्रोसेस को या इस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स भी नोट कर लो, पी हो गया आपका, वीट हो गया और राइस हो गया। अब सेल्फ पॉलिनेशन की फर्दर 2 सब कैटेगरीज होती हैं, एक होता है आपका ऑटोगैमी, दूसरा होता है आपका गिटोनोगैमी। सबसे पहले देखते हैं ऑटोगैमी क्या होता है। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन को ही हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं। सेम डेफिनेशन है कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। जो एग्जाम्पल सेल्फ पॉलिनेशन के हैं, पी, वीट, राइस हो गया आपका, सनफ्लावर हो गया, ऑर्किड हो गया, वही एग्जाम्पल्स आपके ऑटोगैमी में भी रहेंगे। लेकिन गिटोनोगैमी क्या होता है? When the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of another flower of the same plant। अब इसमें एक कैच आ गया। ऑटोगैमी में या फिर सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था कि एक ही फ्लावर में ही ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन गिटोनोगैमी में क्या होता है, 2 फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर होता है। मतलब एंथर इज प्रेजेंट ऑन 1 फ्लावर, स्टिग्मा इज प्रेजेंट ऑन द अदर फ्लावर, और इन दोनों के बीच में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। लेकिन ये दोनों फ्लावर्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिटोनोगैमी के एग्जाम्पल्स हैं बेटा आपका मेज हो गया और कॉर्न हो गया। लेकिन डोंट यू थिंक दैट अगर हमने फ्लावर ही चेंज कर दिया, मतलब 2 फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है। बेटा एक टर्म हम यूज करते हैं कि गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब गिटोनोगैमी का जो फंक्शन है दैट इज सेम एज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन as pollinators are involved but genetically self pollination as the pollen grains come from the same plant। क्या मतलब है इसका? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि
पॉलिनेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, मतलब दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो जो दोनों फ्लावर्स हैं उनकी जो स्पीशीज है, उनका जो प्लांट है वो एक ही है। तो ये आपका गिव रीजंस में आ सकता है कि गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एक्सप्लेन। तो आप लिखेंगे functionally cross pollination because pollinators are involved and genetically self pollination because the flowers come from the same plant. Okay, next जो type of pollination है that is cross pollination. Cross pollination में क्या होता है? If the transfer of pollen grains occurs from anther of one flower to stigma of another flower of another plant. Self pollination में क्या होता है कि चाहे एक फ्लावर हो या दो फ्लावर हो, प्लांट इज सेम। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में ट्रांसफर होता है, जो अलग अलग लाइक द फ्लावर्स दैट आर बोर्न ऑन अनदर प्लांट। मतलब एंथर एक फ्लावर का, एक प्लांट का, स्टिग्मा दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट का, इन दोनों के बीच में जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और एग्जाम्पल होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के पंपकिन हो गया, ग्रास हो गया एंड ग्रेप्स हो गया। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आई होप सबको क्लियर होगा। अब हमें इन दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखनी है। ये कभी कभी 2 या 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी कवरिंग एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ensures continuity of a race, helps to preserve parental characters as the gametes come from the same flower is involved. क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन में, एक ही फ्लावर के जो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वही प्रोजेनी में भी आ जाते हैं। एंड थर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द फ्लावर टू प्रोड्यूस नेक्टर और सेंट टू बी कलरफुल। सिंस जो पॉलिनेशन है वो एक ही प्लांट के बीच में होती है, तो कोई पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो कलरफुल हो, बिग इन साइज हो, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करे, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वी लुक ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। न्यू वेराइटीज कैन नॉट बी ऑब्टेन। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था तो कोई वेरिएशन, कोई न्यू वेराइटी नहीं मिल सकती थी, वैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है तो कोई भी न्यू वेराइटी नहीं मिल सकती है। जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रीड कैन नॉट बी रिमूव्ड। अगर उस प्लांट को कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो वही जो डीएनए है वही कॉपी हो जाता है इन द ऑफस्प्रिंग, और वो जेनेटिक डिफेक्ट ऑफस्प्रिंग में भी आ जाता है। And finally, third, repeated self-pollination leads to loss of vigor and vitality of the species. अगर हम self pollination बार बार कराते हैं तो उस फ्लावर की जो फ्लावर का जो वाइगर है दैट इज द एक्टिव स्टेट, और जो वाइटिलिटी है, वाइटिलिटी मतलब एबिलिटी टू लिव एंड प्रोड्यूस सीड्स, वो भी लॉस हो जाती है। तो ये हैं आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब जल्दी से क्रॉस पॉलिनेशन के भी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, न्यू वेराइटीज आर क्रिएटेड। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन में भी 2 प्लांट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से न्यू वेराइटीज ऑब्टेन हो सकती हैं। सीड्स हैव मच बेटर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी। जितनी भी बेटर क्वालिटीज हैं पेरेंट प्लांट की वो सीड्स में आ जाती हैं, ड्यू टू विच देयर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। एंड फाइनली, मोर अबंडेंट एंड वाइबल सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। वाइबल सीड्स वो सीड्स होती हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं और ज्यादा क्वांटिटी में, और वाइबल सीड्स प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। वहीं क्रॉस पॉलिनेशन के 2 डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1, plants have to depend on external agencies for pollination. Since self, जैसे कि मैंने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है। नंबर 2, the pollen grains have to be produced in large quantity to ensure pollination. Since external pollinators की मदद से pollen grains का ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ताकि अगर कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो फीजिबल हो पाए।
नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, आई गेस एक लाइन में जस्ट मेंशन्ड है, लेकिन इट इज आवर ड्यूटी टू इम्पार्ट कंप्लीट नॉलेज टू आवर स्टूडेंट्स। तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन होती है विंड से। विंड से जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसे हम बोलते हैं एनीमोफाइली। क्या बोलते हैं? एनीमोफाइली। इन फ्लावर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्लावर्स आर स्मॉल, डल कलर्ड, नेक्टरलेस एंड ओडरलेस। सिंस कोई भी पॉलिनेटर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो जो फ्लावर्स विंड से पॉलिनेट करते हैं या एनीमोफाइली से पॉलिनेट करते हैं वो बेटा स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, डल होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज एंड व्हीट। सेकेंड फैक्टर, जो सेकेंड एजेंट है क्रॉस पॉलिनेशन का, दैट इज वाटर। और क्रॉस पॉलिनेशन बाय वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोफाइली। मतलब हाइड्रोफाइली इज पॉलिनेशन बाय वाटर। Flowers produce pollen grains of specific gravity. Pollen grains are produced in large numbers. Flowers are found in aquatic plants. जो फ्लावर्स वाटर के थ्रू पॉलिनेट करते हैं वो एक्वाटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। और जो इनकी जो लाइक द फ्लावर्स आर प्रोड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल वैलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। ये आप डायग्राम में देखो, this is the diagram of Vallisneria and Hydrilla. Vallisneria is the most common example of hydrophyly. Third, we have insects. Insects मतलब pollinators, और जो pollination insects के थ्रू होती है उसे हम बोलते हैं entomophily। क्या बोलते हैं? entomophily। अब देख लेते हैं कि entomophilic flowers characteristics क्या होते हैं। नंबर 1, flowers are large, brightly colored and sweet smelling। Since हमें external insects को attract करना होता है तो entomophilic flowers large होते हैं, कलरफुल होते हैं और बहुत ही स्वीट स्मेल होती है इनकी। फॉर एग्जाम्पल डहेलिया हो गया, आपका रोज हो गया और बोगनविलिया हो गया। फाइनली जो हमारा फोर्थ टाइप का एजेंट होता है वो होता है बर्ड्स। जो भी फ्लावर्स या फिर इस पॉलिनेशन को जो बर्ड्स के थ्रू होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली क्या होता है? पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो फटाफट से देख लेते हैं कि ऑर्निथोफिलिक फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नंबर 1, फ्लावर्स आर यूजुअली फनल शेप्ड एंड प्रोड्यूस नेक्टर। ये हिबिस्कस का आपका डायग्राम है, हिबिस्कस का फ्लावर है ये। आप देख सकते हो कि इसकी शेप ऑलमोस्ट इज लाइक अ फनल। जितने भी फ्लावर्स बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेट करते हैं दे आर फनल शेप्ड। तो 4 एजेंट्स होते हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन के, दैट इज वाटर, एग्जाम्पल व्हीट एंड मेज। नंबर 2 इज वाटर, एग्जाम्पल वैलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। नंबर 2 is wind, example wheat and maize. Number 3 is insects, example dahlia, rose and bougainvillea. And example 4th is your by birds, example is hibiscus. अब हमें फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू with the help of a diagram and trust me you are never going to get confused इस टॉपिक में आज के बाद। सो लेट्स सी फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। ये डायग्राम भी साथ साथ देखते रहना। After the pollen grains are transferred to the stigma, it produces a pollen tube which passes through the style and enters the ovarian ovule. ये डायग्राम देखो बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर पिस्टल। ठीक है, जब हमारे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर जाते हैं तो ये पोलन ग्रेन्स एक लंबी सी पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं जो स्टाइल के थ्रू आपके ओवरी और ओव्यूल तक पहुंचती है। दिस इज योर ओवरी। दिस पोलन ट्यूब passes through the style and reaches to your ovarian ovule. अब इस ओव्यूल में क्या होता है? ऑलरेडी फीमेल गैमीट होता है। इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये पोलन ग्रेन आपके ओव्यूल तक पहुंचता है एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? ये आपका पिस्टल का डायग्राम है। जब पोलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं
तो वो प्रोड्यूस करते हैं पोलन ट्यूब, जो पास करती है स्टाइल से और पहुंच जाती है आपके ओवरी में। ओवरी में ऑलरेडी फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है और इस पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन भी ओवरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है पोलन ग्रेन्स का और आपके फीमेल गैमीट का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। After fertilization, the zygote divides several times and forms the embryo. अब जब ये fertilization के बाद zygote बन जाता है तो ये बहुत बार divide करता है to form the embryo, which then develops into the seed within the ovule. और उसके बाद ये जो embryo है ये seed में develop हो जाता है और finally जो आपकी ovary है that develops into the fruit. और जो एक्सेसरी पार्ट है आपके सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, दे ऑल श्रिवल एंड फॉल ऑफ। समझ में आया क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो गया, जो जाइगोट है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है टू फॉर्म द एम्ब्रियो। फिर ये जो एम्ब्रियो है ये डेवलप कर जाता है आपका सीड में और जो ओव्यूल है वो जो ओवरी है वो डेवलप करती है आपका फ्रूट में। और जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, दैट ऑल श्रिवल एंड फॉल ऑफ। तो ये 3 मार्कर नोट आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यू विल बी राइटिंग दीज पॉइंट्स एज वेल एज आप ये डायग्राम भी बनाकर आएंगे। अब हम देखते हैं जर्मिनेशन। एक छोटी सी डेफिनेशन जर्मिनेशन के बारे में पढ़नी है। Germination is the initial stage in the growth of a seed to develop into a seedling under appropriate conditions. Germination वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एक छोटा सा सीड अप्रोप्रिएट कंडीशंस की प्रेजेंस में एक प्लांट में ग्रो कर जाता है। जर्मिनेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये डेफिनेशन ही पढ़नी है। अब एक बार ये डायग्राम देखो। दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, इस डायग्राम में कुछ समझने जैसा है। ये जो बेटा ऊपर का पार्ट जो मैंने मेंशन किया है दैट इज योर प्ल्यूम्यूल। ये जो डायग्राम है ये आपका एक डेवलपिंग प्लांट का डायग्राम है। ठीक है, तो मैंने जो ये ऊपर का जो मेंशन किया है दैट इज प्ल्यूम्यूल। यही प्ल्यूम्यूल लेटर ऑन ग्रो करके बनेगा आपका फ्यूचर शूट। और इस प्ल्यूम्यूल का क्या काम होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। नीचे का जो पोर्शन मैंने मार्क किया है दैट इज योर रेडिकल। रेडिकल फ्यूचर में जाकर आपका रूट बनता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो कि काम आता है फोटोसिंथेसिस में। अभी जो आपको क्या कहते हैं, जो 2 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको बेटा, इन दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स का फंक्शन 1 मार्कर में जरूर पूछा जाता है। कॉटिलिडन्स आपके फ्यूचर लीव्स होते हैं और इन कॉटिलिडन्स का काम है टू स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स क्या होते हैं? प्ल्यूम्यूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडन्स। अब कॉटिलिडन्स को अगर हम क्लासिफिकेशन का मीडियम रखें तो 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक होता है मोनोकॉट्स, एक होते हैं डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है। एग्जाम्पल आपका है ग्रासेस एंड ऑर्किड। डाइकॉटिलिडन्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। एग्जाम्पल टमेटो हो गया आपका, मैंगो हो गया, पपाया हो गया। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के प्रोसेस को क्लासिफाई करें 3 स्टेप्स में, तो ये प्रोसेस शुरू होता है पॉलिनेशन से, देन आपका फर्टिलाइजेशन जहां पर फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, एंड फाइनली जर्मिनेशन जहां पर जो सीड है वो धीरे धीरे डेवलप करता है इनटू द फ्लावरिंग, इनटू अ फ्लावर। So with this we finish off with the sexual reproduction in flowering plants. Reproduction in human beings. जिस टॉपिक का सबको इंतजार है, we will be starting with that topic now, that is reproduction in human beings. I know since you all are teenagers, you all are adolescents, तो इस टॉपिक को पढ़ने की सबसे ज्यादा क्यूरोसिटी रहती है आप सभी में। We have also gone through this stage बेटा, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, you are studying it from the point of view of your board. Definitely ये टॉपिक आपको आपके बारे में भी जानने में बहुत हेल्प करता है। ये जो टॉपिक में हम चेंजेस पढ़ेंगे, ये सारे चेंजेस आप सब अपने अंदर महसूस कर चुके हैं या कुछ लोग अभी कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को बेटा आई रिक्वेस्ट यू ऑल की मैच्योरिटी से समझना है
ये टॉपिक में कुछ भी हंसने जैसा या फनी तो बिल्कुल नहीं है, ओके। और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स इज वन सच टॉपिक दैट फॉर्म्स द मैक्सिमम वेटेज ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके ह्यूमन बींग्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स से ही आते हैं। सो प्लीज ब्रिंग दैट अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी इन योर सेल्फ, सो दैट मैं जो पढ़ाऊं तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ पाए, साथ ही ट्राई टू रिलेट दिस टॉपिक विद योर ओन बॉडी, आपको बेटर समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में इन्वॉल्व करता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। The male and female reproductive organs become functional only after attaining sexual maturity, that is puberty. Puberty आप सभी ने सुना होगा। Puberty एक ऐसा टाइम है जहां पर adolescent boys and girls reach sexual maturity and become capable of reproducing. जनरली जो प्यूबर्टी का जो टाइम है वो आफ्टर 12-13 ईयर्स शुरू होता है, बोथ इन मेल्स एंड इन फीमेल्स। और इसी टाइम पर प्यूबर्टी पर ही बोथ मेल एंड फीमेल्स बिकम केपेबल ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी। अब जब जो बच्चे हैं दे हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, तो डेफिनेटली उनकी बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉयज में भी गर्ल्स में भी बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले हम देखेंगे 3 मार्कर क्वेश्चन। State the changes occurring in boys and girls at puberty which are common to both of them. मतलब boys में भी girls में भी common होते हैं ये सारे changes. Number 1, thick hair grow in the armpits and genital areas between thighs which can also become darker in color called pubic hair. At the time of puberty जो आपकी armpits हैं और जो genital areas हैं between the thighs, वहां पर आपके प्यूबिक हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं जो विद टाइम डार्क कलर के होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड फेसेस। साथ ही कुछ अमाउंट ऑफ हेयर आपके फेस पे, आपकी लेग्स पे, आपके हैंड्स पे भी ग्रो होना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स। एडोलेसेंस की सबसे बड़ी कंप्लेंट यही रहती है कि सडनली देयर स्किन becomes very oily and number of pimples start producing on their faces. तो ये जो 3 changes हैं ये common रहते हैं boys के साथ भी और girls के साथ भी। Another 3 marker question, state the changes that occur at puberty which are different in boys and girls. मतलब ऐसे changes जो boys को different होते हैं और girls के लिए different होते हैं। Let's see. Girls, breast begins to increase in size. Girls में जो chest का जो part है, जो breast का the breast that starts to increase. वहीं boys में क्या होता है, they start to develop beard. बहुत ज़्यादा thick facial hair grow करने लग जाते हैं on the faces of the boys. Number 2, girls में क्या होता है, darkening of the skin of the nipples and the tips of the breast. Look at this diagram. Girls में क्या होता है, जो nipple के around का area है in the breast, that उसका जो कलर है it starts to become dark. वहीं बॉयज में voice begins to crack. प्यूबर्टी से लड़कों की जो आवाज है it starts to become crack और वो बहुत ज्यादा हैवी होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड, गर्ल्स में girls tend to start with menstruation. It's the periods in girls and I will be discussing it in detail. लेकिन ये कोई टैबू नहीं है, it happens with every girl, it is very natural. तो इसको हम टैबू बनाकर नहीं बल्कि इंफॉर्मेटिव वे में पढ़ेंगे। और वहीं बॉयज में क्या होता है, बॉयज में जो पेनिस है that is the reproductive organ that occasionally begins to erect and enlarged either in night or in daydreams. बॉयज जो हैं प्यूबर्टी के बाद बॉयज में जो पेनिस है वो धीरे धीरे इट स्टार्ट्स टू बिकम बिगर इन साइज, इरेक्ट भी होने लगती है। तो ये जो 3 चेंजेस हैं ये अलग अलग होते हैं बॉयज में भी, और बॉयज में अलग होते हैं, गर्ल्स में अलग होते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई डज सेक्सुअल मैच्योरेशन अकर एट दिस स्टेज। मतलब प्यूबर्टी में ही 12 to 13 इयर्स ऑफ एज में ही सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों होती है, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं। तो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। Sexual maturation occurs during the time of puberty
as a result of various hormonal changes that occurs in the body. At the time of puberty, बहुत सारे hormonal changes भी होते हैं in the body which produces sexual maturity. एक और क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में है, व्हाई इज सेक्सुअल मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन. ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है 2 मार्कर कि रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअल मैच्योरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है. इसका आंसर हम 2 पॉइंट्स में देंगे. नंबर 1, सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इज नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन. This is because of the need for germ cells to participate in sexual reproduction. The germ cells are produced only in mature reproductive tissues. Sexual maturation और reproduction, they are interlinked. क्योंकि क्या होता है, हमें reproduction के लिए germ cells की जरूरत है. germ cells हमारे gametes हैं, male and female gametes, और ये germ cells सिर्फ और सिर्फ मेच्योर, आई मीन सेक्सुअली मेच्योर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में ही मिलते हैं. सो इस रीजन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर, सेक्सुअल मैच्योरेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन. नाउ वी बिगिन विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. स्पेशली जो ये डायग्राम्स आप देख रहे हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बहुत बार डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ एंड लेबल एनी 5 पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो हमें डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझना है. ईच एंड एवरी पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू डायग्राम्स के थ्रू ही. एंड जो मैं आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको समझने का सबसे इजीएस्ट तरीका यही है कि आप ईच एंड एवरी पार्ट को पॉइंट वाइज समझें. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें 2 पोर्शंस होते हैं, मतलब इसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट होता है जो आपके जर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है, मतलब जो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट्स, स्पर्म्स, उसको हम बोलते हैं टेस्टिस. ये जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया है ये पोर्शन, इस पार्ट को हम बोलते हैं टेस्टिस. और जो सेकेंड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो होता है दैट डिलीवर्स द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. मतलब एक पार्ट जहां पर जर्म सेल बनता है, दूसरा पार्ट जहां से जर्म सेल जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक डिलीवर किया जाता है. अब हमें शुरू करना है पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये शुरू करने से पहले आप लोगों का ये समझना जरूरी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं. कभी भी आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेस्टिस देखने को नहीं मिलेगा. मोस्टली 1 मार्क का क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, गिव रीजंस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यूज, वही आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे. एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना फोकस आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे देते हैं उतना ही 1 मार्कर्स पे भी दिया करें, बिकॉज ये वही 1 मार्कर क्वेश्चंस है जो एक 99 वाले बच्चे को 100 तक पहुंचाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि है आपका टेस्टिस. ये डायग्राम देखो, डायग्राम के साथ साथ चलेंगे. यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है ये है आपका टेस्टिस. ये जो टेस्टिस होते हैं 2 होते हैं, मतलब पेयर्ड होता है. एज यू कैन सी 1 टेस्टिस एंड दिस इज द अदर टेस्टिस. Testis is singular and testes, Testis is plural. Lies outside the abdominal cavity in a sac-like structure called scrotum, because formation of sperm requires a lower temperature than the normal body temperature. N number of times this question has been asked as a 1 marker question कि जो testis है why does it lies outside the body. ऐसा क्या रीजन है बेटा. सबसे पहले जो टेस्टिस है ना वो एक सैक लाइक स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है एंड इट लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. क्योंकि बेटा जो स्पर्म फॉर्मेशन है ना उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है दैन द बॉडी टेम्परेचर. जितना भी आपकी बॉडी टेम्परेचर है स्पर्म को बनने के लिए उससे कम टेम्परेचर चाहिए. एंड दिस इज द रीजन जो टेस्टिस है दैट लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. टेस्टिस के फंक्शंस 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं
क्योंकि जो आपका टेस्टिस है इट हैज डुअल फंक्शंस, मतलब टेस्टिस के दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि टेस्टिस फॉर्म्स अ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। जो मेल सेक्स हार्मोन है जिसको आप टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हो, दैट इज फॉर्म्ड बाय टेस्टिस, ठीक है। नंबर 2, रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्म की फॉर्मेशन है दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। एंड नंबर 3, ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि बॉयज की जो वॉइस है इट स्टार्ट्स क्रैकिंग, दे गेट हैवी फेशियल हेयर ऑन द बॉडी, देयर पेनिस स्टार्ट्स इरेक्टिंग। ये सारा कुछ पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस ओनली। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? नंबर 1, it produces the male sex hormone testosterone. Number 2, it regulates the formation of sperms. And number 3, it brings about secondary sexual characters in males. सेकेंड पार्ट जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है दैट इज एपिडिडाइमिस। अगेन ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम जिसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, दिस इज नॉट द वन मेड इन योर एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है वो अलग है, लेकिन वो डायग्राम इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, बच्चों को बनाने में मुश्किल आती है। दिस इज आई वुड प्रेफर कि आप ये डायग्राम बनाएं, आपको कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता है। ये डायग्राम में ईच एंड एवरी पार्ट बहुत ही डिस्टिंक्ट तरीके से दिखाया गया है और ये बनाना भी इजी है। तो इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस डायग्राम एंड यू कैन मेक द सेम डायग्राम इन योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। ओके, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, सेकेंड पार्ट इज एपिडिडाइमिस। ये डायग्राम देखो जो मैंने मार्क किया है, टेस्टिस के बिल्कुल ऊपर होता है, एकदम अटैच्ड होता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इज अ coiled ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फर्मली अटैच्ड टू द टेस्टिस और इसका फंक्शन है, एपिडिडाइमिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म्स। जब स्पर्म्स टेस्टिस में बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो स्टोर होंगे ही, until and unless they are not ejaculated out। तो जब तक स्पर्म्स इजैक्यूलेट नहीं होते हैं तब तक स्पर्म्स एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं। तो ये आपका एक एमसीक्यू आ सकता है कि नेम द स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म, सो यू विल बी राइटिंग डाउन एपिडिडाइमिस। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है दैट इज वास डेफरेंस। ये डायग्राम में देखो, वास डेफरेंस जो मैंने मार्क किया है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वास डेफरेंस को हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। डक्ट बेटा कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाती है, कैरी करती है, उसको हम डक्ट बोलते हैं। वास डेफरेंस को हम स्पर्म डक्ट क्यों बोलते हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू नाउ। Sperms are carried by a long tube called vas deferens into organs called seminal vesicles where the sperm gets nourishment. पहले ये समझ लो, ये है आपकी vas deferens और ये जो मैंने छोटे छोटे जो ऑर्गन जो पार्ट मार्क किए हैं ये है आपका सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो वास डेफरेंस है ये कैरी करती है स्पर्म्स को सेमाइनल वेसिकल्स तक जहां पर स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलती है। और सिंस वास डेफरेंस स्पर्म्स को सेमाइनल वेसिकल्स तक कैरी करती है इसलिए हम वास डेफरेंस को स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। फोर्थ पार्ट इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जब आप अपना यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तभी भी मैंने आपको यूरेथ्रा के बारे में बताया है। यूरेथ्रा इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, लुक इन द डायग्राम। ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड फॉर स्पर्म्स। जो मेल्स होते हैं, मेल्स में जो यूरिन का एंड स्पर्म पासिंग का जो पैसेज होता है वो कॉमन होता है, इट इज नॉट कॉमन इन फीमेल्स। ये चीज याद रखना। जैसे डायग्राम में दिखाया तो यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म्स टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। ये जो यूरेथ्रा है ये कैरी करता है स्पर्म्स को टू द पेनिस एंड एज आई हैव शोन यू इन द डायग्राम, पेनिस इज द एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन। ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज योर टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा, दिस इज इनसाइड योर बॉडी एंड नॉट विजिबल टू नॉट विजिबल एक्सटर्नली। सिर्फ मेल्स में सिर्फ पेनिस ही ऐसा ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दैट इज विजिबल एक्सटर्नली। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि नेम द एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन तो यू विल बी राइटिंग डाउन पेनिस।
नाउ दीज 5 वर द मेन पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड्स, कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जिनको हम एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये कुछ ऐसे फ्लूइड या कुछ ऐसी बेसिकली फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग, ट्रांसपोर्ट या फिर नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे बेसिकली 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में वील बी डीलिंग विथ टुडे। सो फर्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड इज द सेमाइनल वेसिकल। अभी जिस ग्लैंड के बारे में हमने बात की, ये डायग्राम में क्लियरली मैंने मेंशन किया है, बहुत छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं और ये जो ग्लैंड होते हैं ना, ये पेड होते हैं, मतलब 2 होते हैं। ये ऐसा फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं विच हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स। सेकेंड जो आपका एक्सेसरी ग्लैंड है दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। लुक इन द डायग्राम, ये सिंगल होता है, पेड नहीं होता है। Also produces fluid which is released in urethra along with the secretion of seminal vesicles। तो ये प्रोस्टेट का भी काम है, ये भी फ्लूइड प्रोड्यूस करता है along with या फिर simultaneously with the seminal vesicles। थर्ड जो आपका एक्सेसरी ग्लैंड है दैट इज योर bulbourethral gland or the Cooper's gland। I'll be showing you a bit complicated diagram for this। ये देखो, ये मैंने मार्क किया है। I guess this gland is beyond the scope of your 10th class NCERT। लेकिन जब बेटा बायो पढ़ रहे हो ना, तो get into the detail of the topic, क्रक्स में चले जाओ, तभी आपको बायो इंटरेस्टिंग लगेगी। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करोगे, ओनली देन आपको आगे बायो पढ़ने का मन करेगा। तो ये डायग्राम देखो, क्लियरली आई हैव शोन यू कि जो कूपर्स ग्लैंड्स होते हैं ये 2 होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और इनका क्या काम होता है? Secretes alkaline fluid which neutralizes the acidic urethra and lubricate the urethra for passage of semen। जो यूरेथ्रा होता है ना बेटा, उसका जो pH होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो जो फ्लूइड कूपर्स ग्लैंड से निकलता है वो उस एसिडिक pH को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो स्पर्म के जो पैसेज को भी ना वो स्मूथ बना देता है। तो 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। First is the seminal vesicles, second is the prostate gland and third is the bulbourethral या फिर Cooper's gland। अब हम बहुत टाइम से फ्लूइड रिलीज करता है, इस फ्लूइड का नाम क्या है? सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड्स के फ्लूइड को मिलाकर एक फ्लूइड बनता है जिसका नाम है सेमाइनल फ्लूइड। सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड कूपर्स ग्लैंड, इन तीनों की सिक्रीशन को या इन तीनों के फ्लूइड को हम बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड के बेटा 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म्स, नंबर 2 मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म इजी। एक तो ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नंबर 2 ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पैसेज है उस पैसेज के थ्रू स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को भी इजी बना देता है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म टू यू। बिल्कुल भी टैबू नहीं बनाना है इसको, ठीक है? स्पर्म मेल गैमीट है विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, इसको समझना है। एनसीईआरटी में नहीं समझाया हुआ है, दैट इज वाई ज्यादा ध्यान देने की आप लोगों को जरूरत है। ओके, तो दिस इज द इजीएस्ट डायग्राम फॉर द स्पर्म। एक स्पर्म के मोटा मोटा समझे तो 3 मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज योर हेड, योर मिड पीस एंड योर टेल। ठीक है, हेड के अंदर आप देखोगे जो मैंने मार्क किया है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर के स्ट्रक्चर को जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। आई हैव शोन यू इन द डायग्राम। बेटा ये एक्रोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्पर्म में। एक्रोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल जो एग सेल है, फीमेल गैमीट के आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है, ड्यू टू विच द स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग। तो अगर एक्रोसोम नहीं होगा तो स्पर्म कभी भी फीमेल गैमीट में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो एक्रोसोम का क्या फंक्शन है कि इट कंटेन्स सच एंजाइम्स दैट ब्रेक्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग सेल जो फीमेल गैमीट है एंड पेनिट्रेट्स द फीमेल गैमीट, मतलब फर्टिलाइजेस द फीमेल गैमीट। देन यू हैव योर मिड पीस एंड फाइनली इज द टेल। ये जो टेल है बेटा, इट हेल्प्स द स्पर्म to
टू स्विम टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट। कभी भी एग सेल मूव नहीं करता है, इट इज ऑलवेज द स्पर्म दैट स्विम्स और मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल, और ये मूव कर पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेल। नाउ टू बिगिन विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले आप इस डायग्राम को देख लो। ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बोर्ड एग्जाम में बनाने को आता है, तो ये डायग्राम को हम ध्यान से समझेंगे। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था पार्ट वाइज, वैसे ही हम एक एक पार्ट को ब्रेक करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जान लो, जैसे मैंने बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमीट्स होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो एग्स होते हैं, या फिर आप ओवा भी बोल सकते हो। सो फर्स्ट जो पार्ट हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो होता है आपका ओवरीज। ये डायग्राम देखो, आई क्लियरली मार्क 2 ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं, दैट मीन्स ओवरीज आर पेयर्ड, लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी। जो किडनीज हैं उनके पास में एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं ये ओवरीज, और जो ओवरीज हैं दे आर डुअल इन फंक्शन, मतलब 2 फंक्शन परफॉर्म करती हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमीट ओवम, मतलब जो फीमेल गैमीट जो एग है वो भी ओवरीज में बनता है। एंड जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन था, फीमेल में 2 सेक्स हार्मोन्स होते हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवरी के 2 फंक्शंस बहुत बार 2 मार्कर में पूछे जाते हैं, तो आप लिखेंगे दैट ओवरी इज डुअल इन फंक्शन। नंबर 1, इट प्रोड्यूसेस द female gamete, that is the ovum. Number 2, it produces the female sex hormones called the progesterone and the estrogen. Number 2 part of the female reproductive system is the fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। लुक इन द डायग्राम अगेन, फैलोपियन ट्यूब आपकी पेयर्ड होती है, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। कैरी ओवा फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, जो आपका ओवा है, जो ओवम है, फर्टिलाइजेशन जो आपका फीमेल गैमीट है, इस ओवम को यूट्रस तक, वूम तक कैरी करने का काम करती हैं फैलोपियन ट्यूब्स। और ये 2 फैलोपियन ट्यूब यूनाइट कर आपकी पहुंचती है इन द यूट्रस। समझ में आया? फैलोपियन ट्यूब क्या करती हैं? बेसिकली जो ओवम है, जो फीमेल गैमीट है, उसको कैरी करती हैं यूट्रस तक टिल। ओके, द थर्ड पार्ट इज द यूट्रस, ऑर्गन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपका जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, तो यूट्रस इज द साइट जहां पर वो एम्ब्रियो डेवलप होता है। यूट्रस ओपन्स इनटू द विजाइना थ्रू द सर्विक्स। जो यूट्रस है आपका सर्विक्स के को पास करते हुए विजाइना तक पहुंचता है, एंड फाइनली इज द विजाइना। आई हैव मार्क्ड इन द डायग्राम आल्सो long tubular muscular structure receiving the cervix of the uterus, also called the birth canal. So vagina is that part of the female reproductive system through which the baby is born, इसलिए हम इसको birth canal भी बोलते हैं। तो female reproductive system के 4 parts होते हैं। Number 1 is your ovaries, fallopian tube या फिर oviduct, uterus, and finally is the then cervix, and then is the vagina. Okay, somewhere around 3 to 4 years back, I guess, एक ऐसा क्वेश्चन आया था बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स में, विच वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर कर पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। इट वॉज रियली मतलब ऐसा क्वेश्चन जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन के लिए यूजुअली प्रिपेयर नहीं करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दिस, यस, अभी तक क्या होता था, 99% हर ईयर ऐसे ही आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सो एंड सो। उस साल में क्या हुआ था बेटा, ये डायग्राम दिया हुआ था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी लेबल्ड थे, लेकिन लेबल्ड ऐसे नहीं थे कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, नहीं, लेबल्ड ये ऐसे थे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, बर्थ कैनाल, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, एंड द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू राइट द नेम्स ऑफ दीज फ्रेजेस, जैसे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स की क्या साइट है, बर्थ कैनाल कौन सी है। इट वॉज a 2 marker question, so I thought of discussing this with you.
प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है आपकी फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट. मतलब ओविडक्ट में देयर इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट. साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है आपकी यूट्रस. इम्प्लांटेशन मैं भी आगे डिस्कस करूंगी. यूट्रस साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इसलिए है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो जाकर अटैच हो जाता है यूट्रस में. प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स आपका ओवरी में होती है एंड बर्थ कैनाल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इज द वेजाइना. तो अगर ये क्वेश्चन दोबारा बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो आई होप दैट माय स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू लूज देयर 2 मार्क्स. नाउ आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अब हमें 5 प्रोसेसेस पढ़ने हैं. दैट इज फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन एंड मेंस्ट्रुएशन. बड़े बड़े नाम हैं. बच्चे आधे तो मुझे बंद करके चले जाएंगे. ये वीडियो बंद नहीं करनी है, वीडियो ध्यान से समझना है क्योंकि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं. नाम मुश्किल है लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगी ना आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो फेज हमें, जो प्रोसेस हमें पढ़ना है दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में आप लोगों को बता चुकी हूँ इसका कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट. अब हमें इसका पूरा प्रोसेस पढ़ना है. नाउ आफ्टर द इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म्स, जो स्पर्म्स हैं दे एंटर द वेजाइना, मतलब दे एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. sperm travels upwards and reach the fallopian tube. मैंने आपको बताया था कि जो sperms हैं they have a tail जो उनको हेल्प करती हैं स्विम करने में towards the fallopian tube. बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि fallopian tube is the site of fertilization और जो sperms हैं they have to reach to the fallopian tubes. In the fallopian tube only one sperm fertilizes the ovum to form a zygote. और fallopian tube में क्या होता है that one sperm hits the target, मतलब that one sperm fertilizes the egg and forms a zygote जिसको हम fertilization बोलते हैं. तो fertilization के प्रोसेस में there is a lot more, लेकिन 10th क्लास में इतना ही समझ लो काफी है कि ejaculation के बाद sperms एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. विद द हेल्प ऑफ द टेल स्पर्म्स ट्रैवल टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब. और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कोई एक स्पर्म जाकर ओवम को फर्टिलाइज कर देता है विच फॉर्म्स द जाइगोट एंड कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होता है द फेज ऑफ इम्प्लांटेशन. मतलब जो जाइगोट बन गया वो कहीं ना कहीं जाकर तो अटैच होगा ताकि उसे नरिशमेंट मिले, वो ग्रो कर पाए टू फॉर्म अ बेबी. सो सेकेंड फेज आता है आपका इम्प्लांटेशन का. द जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया. नाउ द जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. The embryo moves down to reach the uterus and gets implanted in the lining of the uterus where it continues to grow and develops organs to become the fetus. तो ये जो embryo है it reaches the uterus और uterus में जाकर implant हो जाता है, attach हो जाता है जहां पर उसकी further development होती है to form the fetus. The lining of the uterus gets thickened and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. तो क्या होता है जो यूट्रस है उसकी जो लाइनिंग है ऑफ कोर्स इट इज हैंडलिंग लाइक वेरी डेलिकेट थिंग लाइक एन एम्ब्रियो. तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक हो जाती है और इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द एम्ब्रियो. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. अब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है there is a formation of a special tissue in the mother's womb that is placenta. ये डायग्राम देखो. Suppose this is the mother's womb and inside the womb is the fetus. अब इस womb और fetus के बीच में एक special tissue बनता है that is called placenta. और ये जो प्लेसेंटा है इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. नाउ कभी कभी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. सो लेट्स क्विकली डिस्कस कि प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या है. नंबर 1, प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. जो प्लेसेंटा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो. नंबर 2,
रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एम्ब्रियोज ब्लड, मतलब मदर्स ब्लड से वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और एम्ब्रियोज ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रिमूव कर देता है. सो प्लेसेंटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू that is formed in the mother's womb during pregnancy. अब एक give reason question है कि placenta contains large number of villi on the embryo side. villi आपको बता चुकी हूं मैं, it's a kind of a tissue only. तो villi क्यों form होती है placenta में? See, placenta contains villi on the embryo side to provide large surface area for glucose and oxygen to pass through the embryo. लार्ज सरफेस एरिया मीन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया जिसके थ्रू ऑक्सीजन और ग्लूकोज और नरिशमेंट पास होता है एम्ब्रियो से, उसको इंक्रीज करने के लिए प्लेसेंटा कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ विलाई. ठीक है, तो ये 1 मार्कर में आ सकता है कि व्हाई डज प्लेसेंटा कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ विलाई. तो यू विल राइट डाउन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया थ्रू विच ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट पासिस टू द एम्ब्रियो. अब इम्प्लांटेशन हो गई. नेक्स्ट इज द जेस्टेशनल पीरियड. जेस्टेशनल पीरियड बेटा वो पीरियड होता है द टाइम पीरियड फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड द यूट्रस टिल बर्थ. मतलब वो 9 मंथ्स जो एक मदर एक बेबी को अपनी यूट्रस में कैरी करती है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. और ये जो जेस्टेशन पीरियड है दैट इज 9 मंथ्स इन ह्यूमन. मतलब एक जाइगो एम्ब्रियो से कंप्लीट बेबी के डेवलपमेंट के जो 9 मंथ्स है दैट इज द जेस्टेशनल पीरियड. फोर्थ फेज इज द पार्चुरेशन. पार्चुरेशन या फिर द बर्थ ऑफ अ बेबी. इस फेज में क्या होता है, at the end of the gestation period the female gives birth to a fully developed baby. This child is born as a result of rhythmic contractions of the muscles in the uterus. The act of giving birth is called parturition. जब 9 months के बाद वो बेबी fully develop हो जाता है तो there are rhythmic contractions in the uterus and finally जो female है it gives birth to the baby. तो act of giving birth को हम पार्चुरेशन बोलते हैं. पहले फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब जाइगोट बना, फिर इम्प्लांटेशन हुआ मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बना और वो एम्ब्रियो जाके यूट्रस में अटैच हो गया. फिर आता है आपका जेस्टेशन पीरियड, मतलब वो टाइम पीरियड during which the embryo develops into a full grown baby for 9 months and finally you have your parturition in which the baby is born. फिफ्थ फेज जो फीमेल्स में होता है दैट इज मेंस्ट्रुएशन. मतलब अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है दैट इज मेंस्ट्रुएशन. द फेज विच वी ऑल्सो कॉल पीरियड्स इन फीमेल्स. अगेन आई एम टेलिंग यू इस टॉपिक को टैबू की तरह नहीं पढ़ेंगे. इट इज वेरी नेचुरल एंड अकर्स इन ईच एंड एवरी फीमेल. ओके, सो यू हैव टू स्टडी इट लाइक मेच्योर चिल्ड्रन. नाउ सबसे पहले देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है. represent cyclic changes in the reproductive system of female and begins with menstruation. जब फीमेल की जो फीमेल्स हैं व्हेन दे रीच प्यूबर्टी उनकी बॉडी में कुछ साइक्लिक चेंजेस होने लगते हैं and it happens every month or it starts with menstruation. The breakdown and removal of inner thick and soft lining of the uterus along with the blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstruation. I told you every month हमारी जो ओवरीज हैं वो एक एग रिलीज करती है और उसी एग को इम्प्लांट करने के लिए यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करता है, मतलब अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उस मंथ तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक कर जाती है और वो बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम द वेजाइना, जिसको हम वेजाइनल ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन which occurs at the age of 11 to 12 years menarche. When girls reach puberty, जब उनकी फर्स्ट menstrual cycle शुरू होती है, it is usually between the age of 11 to 12 years, उसको हम बोलते हैं menarche. स्टार मार्क कर लो, 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है. और जब जो पीरियड फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड मार्क करता है which is usually 45 to 50 years, उसको हम बोलते हैं menopause. Menarche, start of the menstruation in the life of a female. Menopause, end of menstruation in the life of a female.
एक चीज और, मीनोपॉज के साथ जो 45 to 50 ईयर्स के बीच में होता है, it also marks the end of the reproductive cycle in female. Once menstruation is finished in females, the females can no longer reproduce. Another shocking question for students and we teachers also has already been asked in one of the board exams, that is for 3 marks, that is differentiate between menarche and menopause. किसी बच्चे ने प्रिपेयर नहीं किया था, किसी टीचर ने प्रिपेयर करवाया नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन was nowhere expected. Yes, लेकिन एक बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, so we shall prepare for this as well. कि differentiate between menarche and menopause. Now, menarche, start of the menstrual period in human females. I have already told you, जो menarche है, it marks the beginning of the menstrual period in human females. और जो menopause है, it marks the end of the menstrual period in human females. जो menarche है, it starts around at the age of 11 to 12 years. और जो menopause है, that ends around the age of 45 to 50 years. menarche में क्या होता है, there is elevation in the level of estrogen. estrogen मैं बता चुकी हूँ, फीमेल सेक्स हार्मोन है. तो जब मेंस्ट्रुएशन फेज शुरू होने वाला होता है, मीनार्क शुरू होने वाला होता है, तो जो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है उसका लेवल शार्पली इंक्रीज हो जाता है. और जब मीनोपॉज होता है, मतलब एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, तो जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो शार्पली डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है. अब ये मेंस्ट्रुएशन या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है? जब ओवरीज ने एक एग एवरी मंथ प्रोड्यूस कर दिया, यूट्रस ने भी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया टू रिसीव दैट एग, तो क्यों ये मेंस्ट्रुएशन होती है, क्यों यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक होती है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. 3 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में यहीं के यहीं लॉक कर लो इस क्वेश्चन को समझ के. बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और व्हाट हैपेंस इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. तो देखते हैं. When the egg is not fertilized, it is shredded off from the body and the menstrual cycle takes place. मैंने बताया है कि एवरी मंथ जो ओवरी है वो एक एग प्रोड्यूस करती है. अगर तो उस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देन देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स. मतलब ऑफ कोर्स यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जो एग है साथ में यूट्रस की लाइनिंग है वो श्रेड ऑफ हो जाती है, टूट जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग. ओवरी रिलीजेस 1 egg every month. At the same time, uterus also prepares itself to receive a fertilized egg. The lining of the uterus becomes thick and spongy for carrying the embryo and provide nourishment to the embryo. If the egg is not fertilized, the lining breaks. Sorry. This results in the discharge of blood and mucus from the vagina in the form of menstrual flow. This menstrual cycle lasts for 2 to 8 days. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन का कि जो एक एग ओवरी ने प्रोड्यूस किया, जिसको रिसीव करने के लिए यूट्रस की लाइनिंग भी थिक हो गई, अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो एग साथ में यूट्रस की जो लाइनिंग है वो टूट जाती है और बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू द वेजाइना. इसको हम बोलते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग या फिर आपका जो मेंस्ट्रुएशन है. और ये मेंस्ट्रुअल जो फेज है एवरी मंथ इट लास्ट फॉर 2 to 8 डेज. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टैबू नहीं है, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है. कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा होगा तो यू विल नेवर बी फॉरगेटिंग दिस नाउ ऑनवर्ड्स. मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इस टॉपिक में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात करेंगे, उनको प्रिवेंट कैसे करते हैं, उनके कॉजेस क्या हैं, एंड साथ में ही हम कुछ ऐसे मेथड्स की बात करेंगे जिसकी वजह से प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं. ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं आते हैं, लेकिन आई विल बी यूजिंग सम टर्म्स, सम वर्ड्स जिससे आई एम श्योर यू पीपल आर ग्रोन अप, आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे. Like I will be explaining you words like condoms, like copper T and so on. Don't
टेक दिस सेशन लाइटली, हंसी मजाक में उड़ा दोगे बेटा, कुछ भी आप लोगों के पल्ले पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप सब अब बड़े हो गए हो, यू आर ग्रोन अप, दैट्स वाई आप सबने देखा होगा कि मैंने इस टॉपिक में कुछ भी लेमन लैंग्वेज में नहीं समझाया है आपको। एक एक टर्म, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो, सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया है विदाउट एनी हेसिटेशन, एक्सपेक्टिंग दैट you people are grown up and you will also like not take this as a joke. So let's start with the last part of the chapter, that is reproductive health. Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to reproductive system and its functions and processes. रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, यू आर नॉट इन्फेक्टेड बाय एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यू डू नॉट हैव एनी फिजिकल वीकनेस, यू डू नॉट हैव एनी एब्सेंस, मीन्स यू आर सोशली, मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड एंड हेल्दी टू रिप्रोड्यूस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसे हम STD भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, are those diseases which are spread by sexual contact from an infected person to a healthy person. जब एक sexual transmitted diseases से infected person sexual contact बनाता है with a healthy person, तो these diseases are transferred to the healthy person, और 90% these diseases are life threatening. कुछ डिजीजेस के मैं नाम बता देती हूँ, लाइक यू हैव गोनोरिया, सिफिलिस। गोनोरिया, सिफिलिस ये आपका बैक्टीरियल STD है, वहीं वॉर्ड्स, एड्स, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C ये आपका वायरस के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला STD है। NCERT बुक के ये दोनों वायरल और बैक्टीरियल STDs हैं, तो MCQs में आ सकते हैं, दोबारा सुन लो, गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरिया से ट्रांसमिट होने वाले STDs हैं। वॉर्ड्स, एड्स, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C आपका वायरस से ट्रांसमिट होने वाले STDs हैं। एड्स, सबसे पहले एड्स होता है बेटा अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसका जो पॉजिटिव वायरस है दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। ये जो है बेटा, ये जो इंसान के इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत को बिल्कुल कम कर देता है, जिसकी वजह से एक पॉइंट पर इंसान इतना वीक बन जाता है कि उसकी बॉडी टाइम एंड अगेन इन्फेक्शंस को कैच करती है। तो एड्स इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पॉजिटिव वायरस है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 3 मार्क का क्वेश्चन, स्टेट द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ STDs। STD इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, क्या क्या मोड्स हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट नाउ। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, सबसे टॉप मोस्ट जो मोड है ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बेटा, वो है आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। नंबर 2, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। यस, कभी कभी एक STD इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आपका ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का, तो ऑल्सो यू बिकम इन्फेक्टेड विद STD। नंबर 3, थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरेंजेस। तभी बोलते हैं कि यूज्ड नीडल्स कभी भी रीयूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नीडल्स एंड सिरेंजेस आर ऑल्सो पोटेंशियल कैरियर्स ऑफ STDs। थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यस, सिंस मदर और चाइल्ड के ब्लड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो देयर आर चांसेस कि द अनबॉर्न चाइल्ड ऑल्सो बिकम्स इन्फेक्टेड विद STD। क्या होता है, मोड्स क्या होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ STD? नंबर 1, sexual contact with infected person. Number 2, transfusion of blood from infected person. Number 3, sharing of needles and syringes. And number 4, from infected mother to the unborn child.
अब बेटा जब ये एसटीडी हैं, इतनी खतरनाक ये डिजीजेस हैं, तो डेफिनेटली इन्हें प्रिवेंट करना इज आवर ड्यूटी. तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, ये भी देख लेते हैं. नंबर 1, use of condoms or other physical barriers. If you are getting sexually involved with somebody, always use a condom और ऐसा कोई barrier जो आपको fluid के contact में नहीं आने देता है उस person के. Number 2, avoid sexual contact with unknown partners. Avoid sharing of towels or underclothing. Get a vaccination for hepatitis B. HIV के लिए और हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है. हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, which we all which can make us immune to the virus of hepatitis B. Now, sexual contact always has the potential to lead to pregnancy. Sexual contact से sexually transmitted diseases का रिस्क तो है ही है, लेकिन sexual contact it always has the potential to lead to pregnancy. अगर प्रेगनेंसी रोकनी है तो देयर आर सम मेथड्स, नेचुरल मेथड्स भी, एंड सम मेथड्स अवेलेबल इन द मार्केट, और इन मेथड्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स और टेक्निक्स मेनली यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स या मेथड्स हम यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फिर बर्थ कंट्रोल मेथड्स. अब इसकी जरूरत क्या है? व्हाई देयर इज अ नीड फॉर बर्थ कंट्रोल? Birth control is required to avoid unwanted pregnancies to overcome the population explosion issue. You already know that the world's population is rising fourfold. बहुत ही तेजी से world population बढ़ रही है, तो इस population explosion के issue को resolve करने के लिए birth control is very important. Birth control methods are also known as contraceptive methods. These are also helpful in preventing STI. और कुछ birth control methods, not all, but कुछ birth control methods ऐसे होते हैं जो sexually transmitted infections को भी prevent कर सकते हैं. अब हम एक एक birth control method को point by points डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स मेक श्योर कि मैं कुछ ऐसे birth control methods भी आपको बताऊंगी जो आपके NCERT में 10th क्लास के स्कोप में नहीं है. आपको इनके नाम याद होते हैं, वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो भी 10th क्लास में चल जाएगा. और बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से नहीं आते हैं, कुछ एक दो जो रिपीटेडली आए हैं, आई विल बी डिस्कसिंग दैट आल्सो विद यू. लेकिन पढ़ रहे हो तो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन डिटेल, इसलिए आई हैव कवर्ड ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉर यू. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका टेम्पररी, एक होता है आपका परमानेंट. पहले हम टेम्पररी देखेंगे. टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा आपके इजीली रिवर्सिबल होते हैं, और कॉन्ट्रासेप्शन इज टेम्पररी, मतलब आप चाहो तो उनको रिमूव करके यू कैन प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब यू कैन ऑल्सो लीड टू प्रेगनेंसी. टेम्पररी मेथड्स में सबसे पहला सब कैटेगरी है नेचुरल मेथड्स, मतलब आपको कोई एक्सटर्नल या कोई आर्टिफिशियल चीज का यूज नहीं करना है. Naturally also you can prevent pregnancy. Let's see how. Number 1 is the safe period. Period in which there are fewer chances of fertilization. A week before and a week after menstrual cycle is considered a safe period for sexual intercourse. Safe period एक ऐसा period है जब menstrual cycle is about to start. A week before that और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है वीक आफ्टर दैट, इस पीरियड को हम सेफ पीरियड मानते हैं फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स. लेकिन दिस हैज अ ड्रॉबैक कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ फेलियर. पहले ऐसा माना जाता था कि इस पीरियड के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है, लेकिन नाउ स्टडीज हैव शोन कि वुमेन कैन इजीली कंसीव इस पीरियड के बीच में भी. बट स्टिल people do follow this period to save this method. So safe period is the period week before and week after menstruation, जहां पर fertilization के chances कम होते हैं. Number 2 is the withdrawal method. In this method, the penis is to be withdrawn before ejaculation. As soon as the male partner is about to ejaculate the sperms, he pulls out the penis.
इससे क्या होता है, स्पर्म का कॉन्टैक्ट नहीं होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, एंड ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। लेकिन यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर फॉर दिस, एंड अगेन इसका ड्रॉबैक यही है कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ फेलियर। अगर वो पुल आउट करेक्ट टाइम पे नहीं होता है, देन फर्टिलाइजेशन कैन ऑलवेज अकर। थर्ड नेचुरल मेथड है आपका लैक्टेशनल एमोर्निया। लैक्टेशनल एमोर्निया, based on the fact that evolution does not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost negligible. Lactation बेटा वो पीरियड होता है when the mother breastfeeds her child. ऐसा माना जाता था पहले के टाइम पे कि till the time the mother is breastfeeding her child, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। बट आज के टाइम पे इट इज कंसिडर्ड बेसिकली अभी टैबू ही हो गया है। देयर आर हाई चांसेस ऑफ फेलियर, क्योंकि नाउ डेज फीमेल्स आर कंसीविंग ड्यूरिंग देयर लैक्टेशनल पीरियड ऑल्सो। तो नेचुरल मेथड्स में आपके 3 मेथड्स आते हैं, सेफ पीरियड, विड्रॉल मेथड एंड लैक्टेशनल एमोर्निया। सेकेंड टाइप ऑफ टेम्पररी मेथड्स और बैरियर मेथड्स, नाम से समझ में आ रहा है कि जो बैरियर है, वो बैरियर मेथड्स हैं, वो एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं स्पर्म और ओवम के बीच में, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। देख लेते हैं कौन से टाइप का बैरियर मेथड हमें पढ़ना है। हमें एक टाइप का बैरियर मेथड पढ़ना है, दैट इज कॉन्डम्स। कवर्स द पेनिस इन मेल्स इन विजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल्स। जो मेल कॉन्डम है वो पेनिस को कवर कर देते हैं ताकि जो स्पर्म कॉन्टैक्ट ना हो पाए विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो फीमेल कॉन्डम्स हैं वो विजाइना और सर्विक्स को कवर करती हैं। मेड अप ऑफ थिन रबर और लैटेक्स शीट, यूज्ड जस्ट बिफोर द coitus so that the ejaculated sperm does not enter the female reproductive system. Of course, अगर ejaculated sperm female reproductive system तक नहीं जाएंगे तो there are no chances of fertilization. कॉन्डम का एक और एडवांटेज है कि इट प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ऑल्सो। बाकी और कोई कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट नहीं करता है। और बाय फार जो कॉन्डम्स हैं बेटा, इंडिया में इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। लेकिन यस, देयर आर समटाइम्स फेलियर ऑफ दिस मेथड ऑल्सो। थर्ड टाइप ऑफ बैरियर मेथड is your chemical methods, available in the form of creams, tablets, jellies and foams, and contain chemicals like citric acid, boric acid and zinc sulfate. These chemicals kills the sperm by disrupting its membrane. ये जो केमिकल मेथड्स हैं ये आपको इजीली मार्केट में टैबलेट्स के, पिल्स के, जेलीज के फॉर्म में मिलते हैं। इनमें कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं लाइक बोरिक सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, जो स्पर्म के मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देते हैं एंड फाइनली दे किल द स्पर्म। फोर्थ टाइप ऑफ बैरियर मेथड इज योर इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस से 2 मार्कर या 1 मार्कर क्वेश्चन आता रहता है, तो थोड़ा फोकस इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस पे अपना ज्यादा रखना। इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस आर इंसर्टेड इनटू द यूट्रस थ्रू द विजाइना। प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं एक छोटी सी सर्जरी के थ्रू जो इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस हैं उनको विजाइना के थ्रू यूट्रस में प्लेस करते हैं। दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। तो इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस आईयूडीज क्या करते हैं, जब स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं तो यूट्रस के अंदर वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस मीन्स किलिंग ऑफ स्पर्म्स। Ideal contraceptives for females who want to delay pregnancy or space between children. ये एक बहुत ही आइडियल कॉन्ट्रोसेप्टिव है ऐसी फीमेल्स के लिए who want to avoid pregnancy और who want to space between the 2 children. तो अब देख लेते हैं आईयूडीज की सब कैटेगरीज क्या है। सबसे पहले आपका आता है लिपीज लूप। लिपीज लूप क्या करती है, ये स्पर्म का फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करती है इन द यूट्रस, मतलब स्पर्म को मारने का प्रोसेस है, किल करने का प्रोसेस है, उसको बढ़ा देती है यूट्रस के अंदर। नंबर 2 इज द कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, suppresses the sperm's motility and fertilizing capacity of the sperms. जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की स्विम करने की मोटिलिटी मतलब मूवमेंट होता है, मूवमेंट कैपेसिटी को कम कर देते हैं।
कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जाम्पल हैं बेटा Cu7 एंड Cut, कॉपर टी एंड कॉपर 7. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं, ये यूट्रस को एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देते हैं, और जो सर्विक्स है वही स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है. तो लिपीज लूप क्या करती है, इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का क्या काम है कि इट सप्रेसेस द स्पर्म्स मोटिलिटी. एंड हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं, इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स. 1 मार्कर में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक विद अटमोस्ट फोकस. लास्ट टेम्पररी मेथड है आपका ओरल डिवाइसेस, मतलब ऐसी टैबलेट्स या पिल्स जो आप ओरली, जो फीमेल्स ओरली कंज्यूम करती हैं. एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय द फीमेल्स व्हिच कंटेन्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. ओरल डिवाइसेस मार्केट्स में टैबलेट्स और पिल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है. इन टैबलेट्स और पिल्स में कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का. यस, ये दोनों आपके फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी हैं. These hormones inhibit ovulation, hence no eggs are released from the ovary of the female. Using this pill and contraception cannot occur. तो क्या होता है कि ये जो दोनों हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है, ये ओव्यूलेशन बंद करा देते हैं, मतलब कि कोई एग ही ओवरी से रिलीज नहीं होगा, तो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो सकती है. तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम सबसे पहले टेम्पररी मेथड्स डिस्कस कर रहे थे. वी डिस्कस द नेचुरल मेथड्स जो कि हैं आपका सेफ पीरियड, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमोर्निया. देन हमने बैरियर मेथड देखा था, दैट इज योर कॉन्डम्स. देन हमने केमिकल मेथड्स देखे थे, दैट इज योर टैबलेट्स, जेलीज, फोम्स एंड सो ऑन. फिर हमने देखा था आपका आईयूडीज, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, लिपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. एंड फाइनली वी हैव योर ओरल जो मेथड्स हैं, दैट इज योर टैबलेट्स एंड पिल्स. एंड फाइनली जो परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, मतलब इफ अ मेल और फीमेल यूजेस दीज मेथड्स, उसके बाद कंसेप्शन कैन नेवर अकर. परमानेंट मेथड्स होते हैं. परमानेंट मेथड्स को हम सर्जिकल मेथड्स भी बोलते हैं. मेल्स में होता है वैसेक्टोमी, फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टोमी. सबसे पहले देखते हैं वैसेक्टोमी क्या होता है. इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डेफरेंस इज टाइड एंड कट. मेल्स में वास्ट डेफरेंस स्पर्म कैरी करती है, तो वास्ट डेफरेंस को ही हम टाइट करके कट कर देते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी. फीमेल्स में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी. इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज टाइड एंड कट. This blocks the gamete transport and prevents pregnancy. तो फैलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, उसी को हम टाइट करके कट कर देते हैं. इस परमानेंट मेथड में क्या होता है, गैमीट का ट्रांसफर ही ब्लॉक हो जाता है, विच प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. स्टिल कुछ क्लियर नहीं है, यू कैन ऑलवेज रीच मी इन द कमेंट सेक्शन और माई टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का लिंक आई हैव ऑलरेडी पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैक्सिमम वेटेड चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए, सो डू स्टडी दिस चैप्टर विथ फुल अटेंशन, zeal एंड concentration.